गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में प्रायश्चित पाठ पढ़ेंगे जिसके लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं और इस पाठ की विधा कहानी है। भगवती चरण वर्मा का हम संक्षिप्त परिचय थोड़ा जानना चाहेंगे या आपको बताएंगे। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में समीपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1981 में हुई और इनकी शिक्षा बीए और एलएलबी बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ आर्ट्स और एलएलबी लॉ की पढ़ाई इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इनकी मुख्य रचनाएं त्रिपथगा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, वसीयत आदि। चित्रलेखा पर पिक्चर भी बनी हुई है इनकी उपन्यास चित्रलेखा पर। अब हम आते हैं प्रायश्चित। पाठ का नाम है, इसका अर्थ पहले जानेंगे कि प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है। प्रायश्चित का अर्थ है यदि हमने कोई पाप कर्म किया है और उसका जो फल भोग से जो बचने के लिए उपाय करने होते हैं शास्त्र सम्मत, शास्त्रों के अनुसार जो आपके पौराणिक ग्रंथों में लिखे गए हैं, बताए गए हैं, धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, उसके अनुसार कर्म करना, कार्य करना और तब उससे छुटकारा पाना, जैसे कि दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि करवाना। तो ये प्रायश्चित पाठ का नाम है और आप जानते ही हैं कि शीर्षक पढ़ते ही हमारे मन में एक कौतूहल उत्पन्न हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी घटना इस कहानी में हुई होगी या लेखक ने लिखा होगा कि उस घटना के लिए उस व्यक्ति को, उस इंसान को प्रायश्चित करना पड़ा होगा। वो प्रायश्चित किस प्रकार का हुआ होगा, वो घटना किस प्रकार की होगी आदि के बारे में हम जानने की इच्छा रखने लगते हैं और पाठ को पढ़ते हैं। ये पाठ जो कहानी है प्रायश्चित, ये भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। कहानी तो है लेकिन इस कहानी में व्यंग्य का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। आपकी बुक में लिखा हुआ है, बॉक्स में आप देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे समाज में ना जाने कितने अंधविश्वास फैले हैं जो समाज और देश को अंदर ही अंदर खोखला बना रहे हैं। अंधविश्वास फैलाने में कुछ स्वार्थी लोगों का हाथ होता है, योगदान होता है। अंधविश्वासों को फैलाने से उनके हितों की पूर्ति होती है। हित उनके चाहे जैसे भी हो, धन कमाने की हो, इच्छा हो, धन लोलुप लालची हो धन के, तो इस प्रकार के जो उनके हित होते हैं वो सजते हैं, उनकी पूर्ति होती है। और ये कहानी जो है अंधविश्वास जो अंधविश्वासों को बनाए रखने वाले जो लोग हैं उन पर हंसती है, हास्य एवं व्यंग्यपूर्ण ढंग से चुटीला प्रहार करती है। तो इस कहानी में जो इनकी ये प्रसिद्ध कहानी है भगवती चरण वर्मा की, ये लगभग 100 साल पहले की लिखी हुई है और इसमें जो घटनाएं हैं, जो पात्र हैं, इनके मुख्य पात्र जो है इस कहानी में वो कौन है? रामू की बहू है, रामू की माँ है, कबरी बिल्ली है और जो दूसरे गौड़ जो मुख्य पात्र के अलावा जो गौड़ और भी हैं, पंडित परम सुख, ये 4 तो मुख्य पात्र हैं। बाकी और मिसराइन हैं, घर में काम करने वाली महरियाँ हैं, छन्नू की दादी आदि जो पड़ोसने हैं, सब वो जो है गौड़ पात्र हैं। तो इन पात्रों को मिलाकर के इस कहानी में जो घटना को व्यवस्थित ढंग से रखा गया है और उन पर प्रहार किया गया है जो इस प्रकार हमारे समाज में अंधविश्वास फैलाए हुए हैं, धर्म भीरुता यानी धर्म के आधार पर डराने वाली बातें जो करते हैं उन पर व्यंग्यपूर्ण उन्होंने चुटीला प्रहार किया है हमारे लेखक ने, भगवती चरण वर्मा ने। और ये एक यथार्थवादी कहानी है। यथार्थवादी कहानी कहने का मतलब है कि सच्ची लगती है ये कहानी, यथार्थ जो वास्तविकता हमारे समाज में दिखाई देती है। कहानी तो 100 साल पहले लिखी गई है लेकिन आज भी ये कहानी जो उसी प्रकार समाज के एक भाग को उसको दिखाती है हमारे सामने। आज भी हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर कितना अंधविश्वास फैला हुआ है, लोगों में डर फैला हुआ है
पंडित या पुरोहित या किसी भी धर्म के लोग जो हैं वो धर्म के ठेकेदार बन करके जनता को, लोगों को, समाज में लोगों को डराते हैं और उस आधार पर दान पुण्य या इस प्रकार के कार्य कराते हैं। जबरदस्ती, मन हो या ना मन हो, फिर भी लोग डर के कारण कि हमें अगले जन्म में या आगे जो है इस जो गलत काम हमने किया है उसका जो है वो फल भोगना पड़ेगा। तो इसका जो है प्रायश्चित करने के लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं और अपना हित साधते हैं। तो आइए हम चलते हैं, थोड़ी सी कहानी को पूरा तो पढ़ नहीं सकते हैं वीडियो में, तो कहानी पूरा पाठ पढ़ करके समझाना थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम एक समरी जो कथानक जिसको कहते हैं, हम एक संक्षिप्त रूप कहानी का हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और रख रहे हैं, जिससे कि आप कहानी अच्छी तरह से समझ लें। और इसको पूरी कहानी को यदि आप पढ़ेंगे भी, खुद भी पढ़ेंगे, तो ये बड़ी ही रोचक आपको लगेगी, बड़ी ही अच्छी लगेगी और आपको कुछ सीख देने वाली भी होगी। तो ये आइए चलते हैं, कहानी के जो कथानक है उसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो संक्षिप्त रूप बताने के बाद से आपको उसमें मुख्य बातें क्या हम कहानी से सीखते हैं ये भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं कहानी पर। कबरी बिल्ली, इसमें शुरुआत ही होती है कि कबरी बिल्ली यदि किसी से प्रेम करती है तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घृणा करती है तो किससे? कबरी बिल्ली से। ये दोनों हैं, कबरी बिल्ली और रामू की बहू, तो ये मुख्य पात्र हैं। इन दोनों में ही पहले जो है वो एक तनातनी, एक लड़ाई सी चलती है। अब उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। किसकी शादी हुई थी? रामू की बहू की नई नई शादी हुई थी और वह मायके से ससुराल आई थी। 14 वर्ष की बालिका थी वो। कभी भंडार घर खुला, भंडार घर यानी जो खाना चौका, जो बर्तन, रसोई घर जिसको बोलते हैं आप, रसोई घर के साथ लगा ही हुआ एक अनाज रखने का, सारा दाल चावल गेहूं रखने का एक गृह बनाया जाता है। आज भी आपके आसपास मौजूद रहता है, रसोई के ही आसपास वो। और पहले ज़माने में एक अलग से कमरा रसोई के बगल में ही रहता था। तो कभी भंडार घर खुला तो कभी वह बैठे बैठे सो गई। कभी बिल्ली को मौका मिलता वह घी दूध पर जुट जाती। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के मजे। रामू की बहू घी दूध दही खीर छिपाते छिपाते तंग आ गई। जो भी बचता कबरी के पेट में। इस तरह रामू की बहू कबरी से पूरी तरह तंग आ गई थी। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब इस घर में या तो कबरी रहेगी या मैं। दोनों में मोर्चाबंदी हो गई। मोर्चाबंदी यानी मतलब बिल्कुल अपने अपनी जगह, अपनी अपनी पोजीशन उन लोगों ने ले ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। कबरी के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। मोर्चाबंदी हुई और थोड़ा सा और कहानी में हम बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा मोर्चाबंदी हो गई यानी रामू की बहू ने एक पिंजरा पकड़ने वाला लाया बिल्ली को और उसमें जो है कबरी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाली सारी चीज़ें रखी जिससे कि वो उस लालच में आकर के उसमें बंद हो जाए। परंतु कबरी बिल्ली भी बड़ी ही चालाक थी। वो भी समझ गई इस बात को और बच गई। वो आई नहीं उसके झांसे में रामू की बहू की, और बल्कि उसकी बात से तो वो और ज़्यादा सतर्क हो गई और उसके साथ साथ चलती थी, जैसे जैसे उसको पूरा वॉच करती हुई। तो इसके हौसले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। एक दिन रामू की पत्नी ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मेवा आदि दूध में औटाए गए। खीर से भरकर कटोरा एक ऐसे ऊंचे स्थान पर रखा गया जहां कबरी पहुंच न सके। परंतु वहां पर भी कबरी पहुंच गई और खीर भरे कटोरे को पिंजरे से मारकर फर्श पर गिरा दिया। कटोरा झंझनाहट के साथ फर्श पर, वो जो कटोरा था फूल का कटोरा था, और फूल का यानी फूल का नहीं, धातु होती है फूल एक, जो कोई तांबे और चांदी आदि से मिला करके, लोहे से मिला करके बनाई जाती है। पीतल को मिला करके 3-4 चीज़ें धातुओं को मिला करके एक बनाई जाती है जो कि बिल्कुल चांदी की तरह चमकती है। मांजने पर या धुलने पर उसको चांदी की तरह उसमें चमक आ जाती है। तो फूल के
कटोरा जो था वो झंझनाहट के साथ फर्श पर गिर गया और सारी खीर फर्श पर, और वो मजे से अपना खा रही थी। इस झंझनाहट के कटोरा गिरने की आवाज को सुन करके जब बहू दौड़कर वहां पहुंची तो क्या देखती है कि मजे से कबरी खीर खा रही है। यह देखकर उस पर खून सवार हो गया। खून सवार हो जाना मुहावरा है, यानी वो एकदम उसको मारने पर उतारू हो गई। इतनी ज्यादा से चिढ़ हो गई, उससे ईर्ष्या हो गई, उससे गुस्सा हो गई वो कि उसे मारने पर वो उतारू हो गई। यह देखकर उस पर खून सवार हो जाता है। उसने कुछ सोचा, इसने सोचा, रामू की बहू ने कुछ सोचा और कटोरा भरा दूध कमरे के दरवाजे पर रख चली जाती है। जब ये हो जाता है, उसके बाद वो तरह तरह के उपाय सोचती रहती है कि भी कुछ तो करना ही पड़ेगा इस कबरी बिल्ली के लिए, या तो ये घर में रहेगी या तो मैं ही घर में रहूंगी। और इसके लिए उसने उपाय निकाला। फिर दूसरा, एक तो पिंजरे वाला उपाय था, उसमें तो झांसे में आई नहीं कबरी बिल्ली। फिर दूसरा उपाय उसने सोचा, लाओ दूध रख ही देते हैं दरवाजे पर, और उसने दरवाजे पर दूध रख दिया। कटोरा भरा हुआ पूरा दूध रख करके और चुपचाप हाथ में पाटा एक लकड़ी का जो पतला पटरी होता है जिससे कि मारे और चोट भी लगे और कुछ हो भी ना किसी को, तो वो जो है लेकर के आई और छिप कर खड़ी हो गई कि जब कबरी बिल्ली वहां आएगी दूध पीने के लिए तो मैं उस पर वार करूंगी। और ऐसा ही किया उसने जब वो बिल्ली इधर उधर देखी कोई है नहीं, बस जा करके वो अभी मुंह लगाने वाला, तब तक जो है जोर लगा करके रामू की बहू ने उस पाटे को दे मारा उसके ऊपर, और बिल्ली भी जो है वहीं पर उलट गई। अब जो घर में मेहरियां आदि काम कर रही थी वो पूरा शोर शराबा मचाने लगी, हाय राम ये क्या किया तुमने तो जो है बिल्ली की हत्या कर दी, अब क्या होगा, अब तो तुम्हारे ऊपर पाप लगेगा, आदि आदि। और उन्होंने काम धाम सब छोड़ दिया और खाना पीना सब कुछ भी नहीं बना, बिल्कुल सब लोग व्रत उपवास, सब लोग बैठ शोक में अपना एक पंचायत करने के लिए उन लोगों को बातें मिल गई रामू की बहू के प्रति। और इधर जो है सब जितने भी पड़ोसी थी, छन्नू की दादी, मिश्रानी आदि ने सब ने अभी पायस खोजना शुरू कर दिया। पंडित बुलवाया गया, प्रायश्चित करने के सुझाव दिए गए, आदि आदि। और पंडित परम सुख को जब ये पता चला कि रामू की बहू ने बिल्ली की हत्या कर दी है तो उनकी तो बाछें खिल गई, वो बिल्कुल खुश हो गए। अपने पंडिताइन से कहने लगे कि अरे भाई आज खाना मत बनाना, आज तो दावत पे हाथ लगेगा। तो इस प्रकार जो है वो वहाँ भी मना कर देते हैं, बड़े खुशी खुशी आते हैं। और यहाँ पर सारी जो महिलाएं जुटी हुई थी पास पड़ोस की और उनसे प्रायश्चित के उपाय पूछने लगी। उन्होंने पंडित जी ने भी प्रायश्चित के बड़े उपाय बताए। पहले तो पूछा कि किस प्रकार किस टाइम में क्या क्या हुआ डराने के लिए, अरे वो ये तो बड़ा ही बुरा काम हुआ, और ये तो ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह के टाइम भोर की बेला में मारा गया है, उसकी मृत्यु हुई है, तो ये तो बहुत ही घोर कुंभी पाप नरक है, ऐसे ही कुछ भी नाम दे दिया उसका। अब सब महिलाएं अशिक्षित शिक्षित सब उसमें थी, थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त होती थी। 100 साल पहले तो इतनी गांव में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो पूरा जो है वो डर सी गई और उपाय पूछने लगी। उन्होंने भी पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया कि कहते हैं इतने मन जो है अनाज चाहिए, 5 मन अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, 5 मन चावल चाहिए, कई तोले जो है वो सोना। एक तो पहली बात कि वो बिल्ली जितनी वजन की बिल्ली हो उस बराबर की जो है बिल्ली चाहिए सोने की, वो भी। और इस प्रकार जो है फिर महिलाएं जो है वो उनसे विनती की कि भाई कुछ कम करिए, इतना कहाँ है हमारे पास देने के लिए। तो उन्होंने मोल भाव करना शुरू किया, मोल भाव हुआ कुछ, तो 11 तोले सोने की बिल्ली दान देने की बात हुई। और अनाज की लिस्ट उन्होंने लंबी चौड़ी पकड़ाई और 5 ब्राह्मणों को 5 दिन तक दोनों टाइम खिलाना, उनको भोजन कराना भर पेट, वो भी। तो इस प्रकार जो है बातचीत हुई और शुरू हुआ अपना। और जो पंडित परम सुख थे उनके मथुरा के जो पसेरी खुराक वाले पंडितों में बड़ा नाम था। पसेरी खुराक मतलब 5-5 किलो तक वो खा जाते थे एक टाइम में। पसेरी मतलब 5 किलो का एक पसेरी बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार जो है उनका जो है बड़ा नाम था। और उनकी जो पूरे
कहानी में आप पढ़ेंगे कि उनके जो पूरे जो शारीरिक रचना थी, उनका बनावट था, मुख का बनावट, वो सारी चीज़ों की एक बिंब रख दिया है लेखक ने। कैसे, इसमें हम पढ़ते हैं, आप एक बार जो है पढ़ के सुना देते हैं कि किस प्रकार जो है रखा गया है कि पढ़ने के बाद से हंसी आती है। पंडित परम सिंह चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे, लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। अब बताइए, तोंद भी पूरी नाप ली गई थी। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम जी का उस लिस्ट में प्रथम स्थान था। तो इस प्रकार जो है पंडित जी की जो शारीरिक रचना थी, जो उनका स्वभाव था, उसकी इसमें 2 पैराग्राफ में चर्चा की है लेखक ने। तो पढ़ के तो हंसी आती ही है। और इसके बाद से जो है फिर जो है इतने मोलभाव हुआ और रामू की जो बहू की सास जो थी, यानी रामू की माँ मान गई। भाई लोगों ने कहा कि अरे भाई, किस दिन के लिए, किस खातिर जो है तुमने इतना पैसा रुपया रखा है, बहू ने इतना वो किया है, तुम अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं करोगी, इतना भी नहीं दे सकती हो। तो इस प्रकार तय हो गया। 11 तोले की सोने की बिल्ली दान देने की बात हो गई और अनाज जो भी लिस्ट बताई उन्होंने पंडित जी ने, उन लोग तैयार हो गए। और इधर जो है पंडित जी पूरे तैयारी के साथ जो है वो चले गए। बड़े मनी मन खुश हो रहे थे और कार्यक्रम की शुरुआत अब होने ही वाली थी। तब तक क्या होता है कि अचानक महरी आकर के चिल्लाती है उन लोगों के बीच में, जो भीड़ के बीच में, जब सब कुछ तय तबाड़ हो गया कि अरे, महरी चिल्लाती है कि अरे माँ जी, वो तो बिल्ली उठ करके चली गई। अब बेचारे जो हैं पंडित परम सुख जी के जो क्या हालत हुई होगी वो आप समझ ही सकते हैं। आप किस तरीके का उसको शब्द आप देना चाहते हैं वो समझ ही गए होंगे। और बेचारे जो हैं उठ करके वहाँ से चले गए। तो इस कहानी से हमें 2-3 बातें जो मुख्य रूप से मिलती हैं, पता चलती हैं, हमें जो शिक्षित भी करती हैं एक प्रकार से, वो ये है कि इस कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि चाहे कोई कितना ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी का उद्देश्य धन इकट्ठा करने का ही होता है। पंडित बहुत ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी जो है, जो समाज में देखा जाता है, ऐसा हम कह नहीं सकते कि सभी लोग इस प्रकार के होते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग भी पाए जाते हैं समाज में, लेकिन यहाँ पर कुछ उनकी पंडित परम सुख जैसे लोगों की बात हो रही है, ऐसे ज्ञानियों की बात हो रही है। तो ज्ञानी लोग, सबको जो है थोड़ा पैसा कमाने का तो चस्का रहता ही है, चाहते ही हैं लोग कि हमारे पास धन दौलत आए रहे, तो इकट्ठा करना है। एक बात, इस कहानी में धर्म भीरुता, यानी धार्मिक आधार पर हम बड़े डरे हुए रहते हैं। धर्म में जो बातें बताई जाती हैं उस आधार पर हम बिल्कुल डरे हुए होते हैं। और रूढ़िवादिता, यानी हम कुछ बदलना नहीं चाहते हैं। जो चीज़ हमारी परंपरा से चली आई रहती है उसी पर हम जड़ हो जाते हैं। वो क्या गलत है, सही है कि नहीं है, उस पर हम बहस नहीं करना चाहते हैं, उसको हम जानना नहीं चाहते हैं और उसी को पकड़ करके बैठे रहते हैं। अब चाहे वो हमको आगे बढ़ने ना, हम जो है भविष्य में आगे जो है कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमको रुकावटें डालती हैं, ऐसे विचार। और पाखंडवाद, तीसरा जो है पाखंडवाद, यानी हम पूजा कम करते हैं और दिखावा ज़्यादा करते हैं, पाखंड उसको कहते हैं। शादी विवाह में, शादी एक मुख्य चीज़ होती है, लेकिन उसके लिए हम दिखावा कितना करते हैं कि बहुत बड़े मैरिज हॉल रख लेते हैं, बहुत सजावट करते हैं, कपड़े पहनते हैं तरह तरह के। तो ये सारी चीज़ें जो है, एक जो मुख्य कार्य होता है शादी विवाह और ठीक से रहना या कोई और भी काम करना, वो पूजा पाठ में ही है। तो जो ध्यान लगाना होता है उससे, मुख्य बात से हट करके हम जो पंप एंड शो, जो दिखावा करते हैं, उस पे चला जाता है, उसको हम पाखंडवाद कहते हैं। तो ये पाखंडवाद को प्रस्तुत किया गया कि किस प्रकार लोग करते हैं और इसको स्पष्ट किया गया और इसके मूल कारण क्या होते हैं। इसका मूल कारण सब कुछ क्या है? धन ही है, पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और दिखाना है, ये ही मूल कारण होता है। दूसरा जो एक मुख्य बात है इसमें, कहानी के अंतर्गत आप देख रहे होंगे, प्रारंभ यानी शुरू से लेकर के अंत तक ये जिज्ञासा यानी इच्छा, कौतूहल बना रहता है। जब आप कहानी पढ़ते हैं या पढ़ रहे होंगे तो, या मेरे पढ़ाने के बाद आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे
कि जिज्ञासा बनी रहती है कि बिल्ली के मरने पर पंडित परम सुख द्वारा रामू के परिवार को कितने रुपए का चूना लगने वाला है। जब तक ये अंत नहीं होता है तब तक यही सोचते हैं कि देखो कितना ये पंडित लूट के लिए जाता है और कितना ये मूर्ख बनते हैं, कितने लोग बेवकूफ बनते हैं। लास्ट में, और ये जो लेखक का जो है व्यंग प्रधान एक सामाजिक रचना है, समाज में पाई जाती है बातें, चीजें आज भी देखी जा रही है। 100 साल पहले भी यही चीज थी, थोड़ी सी मॉडिफाइड होकर के आज इस रूप में आई है। तो जिसमें मानव के स्वभाव के अनुसार मनोवैज्ञानिक भावना जो है इसमें वो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी एक प्रकार से इसमें निकल करके आती है कि लोगों का स्वभाव ऐसे ही होता है। पंडित परम सुख कहानी का मुख्य पात्र है, ये भी एक मुख्य पात्र है। रामू की बहू कबरी बिल्ली है तो है ही है, और पंडित परम सुख भी इसमें मुख्य पात्र हैं। कहानी के प्रारंभ में बिल्ली की मृत्यु होने के बाद वे संपूर्ण कहानी पर छाए रहते हैं, इसलिए मुख्य पात्र हो गए। सबसे पहले कबरी बिल्ली और ये दोनों रहते हैं, उसके बाद से जो है मुख्य पात्र कौन हो जाते हैं, परम सुख। तब से उसके बाद परम सुख छाए रहते हैं पूरी कहानी में। तो छाए हुए हैं उनके कर्मकांड और पाखंड द्वारा चरित्र को पूरी तरह से जो है चरित्र को उजागर किया गया है कि किस प्रकार जो है हमारे समाज में पंडित परम सुख जैसे लोग धन की लालची, धन लोलुप लोग जो हैं होते हैं और जनता को मूर्ख बनाने पर तुले रहते हैं, और ये लोगों का शोषण किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार जो है उनको डराते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। इस कहानी से हमें पूरी बातें ये पता चलती हैं। यदि स्कूल खुल जाता है तो क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर देते हैं। मुख्य क्वेश्चन आंसर पे आते हैं हम, और मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न PDF जाएगा, लेकिन हम उसके पहले जो है इस कहानी के आधार पर प्रश्न का